अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं चैनल हारिस इरफान। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम सीखेंगे कि HTML क्या है और HTML के फंडामेंटल्स को हम सीखेंगे, जैसे कि HTML टैग्स हो गए, एट्रीब्यूट्स, क्लास, लेआउट्स, रिस्पॉन्सिवनेस। फिर हम थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि HTML5 आ जाती है, जिसमें जो है हम HTML फॉर्म्स, मीडिया एंड मच मोर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ HTML? एवरीवन should ask this question, what is HTML? So HTML is the language of web used by billion of websites to create the web pages you see every day. Okay, so that's it. जो वेबसाइट जो है वो वेब लैंग्वेज है, इनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वाई इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। एंड व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? Markup language is that where we use tags, elements, like we use h1 tags, where we use paragraph tags। सही है। तो इस तरह से हम जो है HTML में आप hypertext, बेसिकली HTML की फुल फॉर्म में stands for HTML hypertext markup language, which is the standard language for creating web pages। अब HTML हमें क्यों सीखनी चाहिए? बेसिकली द क्वेश्चन इज़ हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो हमारे लिए इसका ताल्लुक HTML का सीखने से क्या है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो भी एक वेब की फाउंडेशन जो है वो है ही HTML के। जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो कि किस तरह से चीज़ें जो हैं नज़र आएंगी, किस तरह से एक जैसे पैराग्राफ कहाँ नज़र आना चाहिए, हेडिंग कहाँ नज़र आनी चाहिए, तो ये जो फंडामेंटल्स हैं ये हर एक वेब डेवलपर के लिए ज़रूरी है कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगा, किस तरह से होगा। और बेसिकली यही जो है ना गेटवे है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, टुवर्ड्स टू बिकम अ डेवलपर, वेब डेवलपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं HTML के इंट्रोडक्शन पे, फिर हम इसके ऊपर आगे जाके टैग्स और ये सारी इस पर बात करेंगे। तो HTML is hypertext markup language, which is the standard language for creating web pages. बाकी languages involve using tags to define the structure and elements within the documents। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी है, तब हम आगे चल लेते हैं। What is HTML? What is HTML? HTML इस तरह का डॉक्यूमेंट में होता है HTML, ठीक है, जहाँ पे जो है आप डिक्लेयर करते हो डॉक टाइप उसकी क्या है, फिर आप बताते हो पूरा छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने वेब पेज में। अभी हम आगे जाएंगे, बनाएंगे खुद ही, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या है HTML और किस तरह से HTML बनती है और हर चीज़ होती है। तो HTML stands for HTML markup language। HTML is a standard language for creating web pages। It describes the structure of web pages and consists of। चलो अब चले हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और HTML के बारे में और जानते हैं। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के और एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि HTML का स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स क्या होता है। तो हम एलिमेंट्स किसे कहते हैं? HTML एलिमेंट्स एंड टैग्स क्या होते हैं बेसिकली? तो HTML एंड एलिमेंट्स और टैग्स अगर आप बोलें तो वो एलिमेंट्स होते हैं या वो टैग्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो वो ब्राउज़र के अंदर डिफ़ाइन करते हैं। जब हम ब्राउज़र को कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, तो वो हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ पैराग्राफ है। ब्राउज़र को पता चल रहा होता है कि ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये जो है सेक्शन बना हुआ है, ये पूरा सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर ये पैराग्राफ, ये हेडिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जिस तरह से आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। अब टैग्स जो होते हैं ये टैग एलिमेंट है बेसिकली। जिस तरह से पैराग्राफ है, ये पूरा टैग एलिमेंट है, सही है। और हर एक टैग जो होता है उसका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, जो इस तरह से होता है। क्लोजिंग टैग हमेशा स्लैश और फिर उसके बाद वही चीज़ होती है, सिर्फ एक स्लैश का इजाफा हो जाता है। इससे ये पता चलता है, इंडिकेशन होता है कि ये जो है क्लोज हो गया है। और बाकी जो है ये HTML पेज स्ट्रक्चर है। HTML पेज स्ट्रक्चर के अंदर जो है हम सबसे पहले जो है HTML का वर्जन बताते हैं कि विच टाइप ऑफ वर्जन वी आर यूजिंग। इन दिस केस वी आर टेलिंग द ब्राउज़र वी आर यूजिंग HTML5। फिर इसके बाद फिर हम आ जाते हैं दूसरा जो कि है HTML का इटसेल्फ टैग, जो है रूट एलिमेंट कहलाता है, जो कि बिल्कुल रूट के जहाँ से HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। हमने ब्राउज़र को बताया कि यहाँ से HTML स्टार्ट हो रही है हमारी। और जो हेड होता है बेसिकली ये जो है डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउज़र के अंदर, ये ब्राउज़र की अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। ब्राउज़र इसको अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करता है। ये हेड जो होता है बेसिकली
ये बेसिकली मेटा डेटा को जो है ना अपने पास रखता है। मेटा डेटा क्या होते हैं ये हम बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा बेसिकली एसईओ और पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको डिफाइन करता है मेटा डेटा। सही है, तो ये और ये सारी चीज़ें हेड के अंदर होती है, तो ये हेड होता है। इसके बाद फिर हमारी जो मेन कंसर्न इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग काम करते हैं वो होती है बॉडी। यहाँ पर हमारा जो पूरा रिलेशन होता है वो होता है बॉडी से। जो अब बॉडी के अंदर जो है सारे जितने भी टैग्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ये जो होता है ये असल होता है जहाँ पे हम लोग जो है ना सारा कंटेंट जो भी इस चीज़ इसके दरमियान आता है बॉडी के टैग्स के अंदर, वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ जो है हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रही होती है। सही है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है। ठीक है, अब जो है इसके अंदर जो है सारी चीज़ें जितने भी दूसरे डिफरेंट टैग्स हैं ना वो हम इसके अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और इसी के अंदर ही यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें फिर H1 आ जाता है, पैराग्राफ आ जाता है। तो ये है बेसिकली स्ट्रक्चर और टैग्स और एलिमेंट जो कि हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइल एंड HTML ऑफ कोर्स के क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो है यही एक जो है बेसिक डेवलपमेंट है। बेसिक यहीं से आप अपना करियर स्टार्ट करते हो। अपनी डेवलपमेंट जर्नी, वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी है वो यहीं से ही स्टार्ट होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस पर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। आपको एटलीस्ट जो है इतना पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से टैग्स को डिक्लेयर करना है और किस तरह से एक पूरे स्ट्रक्चर को बनाना है अपने HTML के, जो कि आप ब्राउज़र पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिक ऑफ HTML। तो बेसिक ऑफ HTML टैग्स जो हैं, जो कॉमन टैग्स हैं वो हैं हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, लिंक्स, HR, BR। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल ड्रॉप, BR मीन्स ब्रेक लाइन। अब हम इसको जो है अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकली। तो अब हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। थोड़ा सा हम एडिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि मैं तकरीबन जब से मैंने जब से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करी है तो आई हैव यूज़ दिस एडिटर ओनली। तो और मेरी प्रेटी मैच जो है इसके ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रैस्प है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जो कि आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं तो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। आप code.visualstudio.com देखेंगे या ब्राउज़र पर जाके सिर्फ सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, तो आपके पास जो है ये विजुअल स्टूडियो आ जाएगा। यही लिंक सबसे फर्स्ट लिंक होगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। देन यू कैन डाउनलोड फॉर योर प्लेटफॉर्म। इट्स अवेलेबल ऑन मैक एंड लिनक्स एज वेल, बट मैं जो है विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैं विंडोज़ यूज़र हूँ, तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। इसके अलावा फिर होता है एटम भी एक अच्छा एडिटर है। सब्लाइम है, नोटपैड है, ब्रैकेट्स है। ये सारे डेवलपर्स की टॉप चॉइसेस होती हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, स्पेशली वेब। जब भी आप वेब डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है डेवलपर्स की टॉप चॉइसेस हैं जिसके ऊपर डेवलपर्स काम करते हैं। मेरी टॉप चॉइस जो है वो ऑफ कोर्स विजुअल स्टूडियो है। तो अब बैक टू HTML। तो अब जो है हम जो है सबसे पहला अपना एक छोटा सा HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अच्छा, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ, जो कि हमारी फाइल होगी first.html। ओके, अब first.html क्या होती है? अब बेसिकली हाँ, अब मैं एक और एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेता हूँ लाइव सर्वर के नाम से। ये लाइव सर्वर मैंने क्यों डाउनलोड किया ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अभी आगे। मगर अभी जो है फ़िलहाल हम जो है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं HTML का, जो कि वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट होगा, जो कि होगा सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप। जब बेसिकली आप ये भी लिख देते हैं तो डायरेक्टली ये पूरा जो है स्निपेट होती है ये, जो कि पूरी खुद बन के आ जाती है। आपको सिर्फ विजुअल स्टूडियो के अंदर जो है यही आपने ये चीज़ डालनी है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसके बाद आपने टैब पे जो है बटन पे क्लिक कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ये इस तरह का प्री डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट जो है वो आपको ला के दे देगा। सही है, मगर इसी वजह से जो है मैं ज़्यादा विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ, और जितने भी कोड एडिटर हैं वही सारी जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू नोटपैड, जो कि जो है पहले सबसे अर्ली डेवलपमेंट जो थी वो वहीं पर ही स्टार्ट होती थी। फिर इसके बाद जो है कोड एडिटर्स आना शुरू हुए, जिससे हमें काफ़ी सारा फ़ायदा होता है। जिस तरह से हमें पता चल रहा होता है कि अब जैसे इसके अंदर अगर आप वो करें, फोकस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है ये HTML जो है ये जो जितने भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सारे जो है क्या बोलते हैं
ब्लू के अंदर हाईलाइट हो रहे हैं। इसके अलावा फिर जो ने एट्रीब्यूट एंड नेम वैल्यू पेयर जो जिसको आप कहते हैं वो सारे जो है एक अलग डिफरेंट कलर्स में, तो इसलिए जो है ये हमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोड एडिटर्स। तो चलें अब हम जो है हमने एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट तो बना लिया है हमने। अब जो है सबसे पहले हम इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, जब हम ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे गो लाइव का। तो अब हम जो है गो लाइव चले जाते हैं। तो अब ये सर्वर स्टार्ट करेगा और मैं जो है यहाँ पर आ गया। अभी फ़िलहाल जो है मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा और उसकी वजह यही है कि मैंने जो है कुछ भी डाला नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी शो नहीं करेगा। पूरा का पूरा जो मेरा HTML की बॉडी है वो क्या पड़ी हुई, खाली पड़ी हुई है। जब तक मैं कुछ डालूंगा नहीं, जब तक उसके पास कुछ होगा नहीं दिखाने को। तो सबसे पहले जो है मैं टाइटल को अपडेट कर देता हूँ। मैं टाइटल लिख देता हूँ माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। सही है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये आप देखने के पहले यहाँ पे जो है ना डॉक्यूमेंट आ रहा था, अब यहाँ पे आ गया माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, ये इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि जैसे जैसे ही आप सेव का बटन दबाते हैं वैसे ही वो जो है यहाँ पे ब्राउज़र जो है रिफ़्रेश होके जो आपने जो भी चेंजेस करी होती हैं वो फ़ौरन जो है अपडेट हो जाती है, लाइव अपडेट हो जाती है। तो आपको बार बार जा के फ्रेश नहीं करना पड़ता। आप बस सिर्फ जो है यहाँ पे कुछ भी टाइप करें, कुछ भी करें, कंट्रोल सेव करें और वहाँ पे जाके वो पीछे उसी वक्त ही अपडेट हो जाएगा। आपको रिफ़्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चलें, अब ये तो हो गया। अब जो है अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है एक हेडिंग टैग्स बना लेते हैं। तो हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास जो है H1 से लेके H6 तक होती है। तो हम सारी हेडिंग्स देख लेते हैं। तो हमारे पास H1 है। ये मैंने कैसे किया, ये भी एक विजुअल स्टूडियो की हैंडी टेक्निक है जो कि जो है बड़ी काम आती है, ख़ास करके जब आप कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ heading 1, two, 3, 4, 5, 6। अच्छा, ये जो है ना 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं। बेसिकली ये SEO ऑप्टिमाइजेशन पे के लिए काम आती हैं और बेसिकली ये बताती हैं कि कौन किसकी है, कौन सी हेडिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे H1 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज 3। अब आप ये जो है कि बेसिकली कीवर्ड्स के लिए भी यूज़ होते हैं। कीवर्ड्स जब आप जो है ब्राउज़र के अंदर जब भी आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट एक तैयार कर रहे हो, जैसे एक ब्लॉग आप लिख रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है मेरी हेडिंग 1 के अंदर आएगी, कौन सी चीज़ मेरी हेडिंग 2 के अंदर आएगी। एंड H6 तक, मतलब हेडिंग 6 तक जो है ना इनफ होती हैं, मतलब कि जो है ना ये इज़ इनफ फॉर अ डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो एक ब्लॉग पोस्ट भी अगर आप बना रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं HTML के ऊपर, तो H6 तक की जो हेडिंग्स हैं वो इनफ होती हैं कि उनको मतलब बेसिकली जो है डिस्क्राइब करने के लिए कि हेडिंग क्या कर रही है। तो ये बेसिकली अब आप आगे जाके और भी सीखेंगे थोड़ा सा। जब आप SEO की साइड पे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब आप पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट सीखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उस दौरान समझ में आती रहेगी। या अभी तो ये बेसिक है बिल्कुल, तो हम इसको बेसिक ही रखते हैं। तो ये जो है HTML जो है हेडिंग्स आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। पहले इसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सेव किया, मैं यहाँ पर गया, मेरे पास आ गई इस तरह से सारी की सारी हेडिंग्स। सही है। जिस तरह से ये हेडिंग 1 है, ये बड़े, ये ज़्यादा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है इससे, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है बड़ा है। तो इसी तरीके जैसे कि मैं बात कर रहा था, जैसे प्रायोरिटी है, तो हेडिंग 1 के अंदर जो भी होता है ना, ब्राउज़र जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू हेडिंग 6 के अंदर। तो जैसे आपका मेन कीवर्ड हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपकी वेबसाइट का नेम हो गया, तो मोस्टली जब आप प्रोफेशनली लाइफ के अंदर जो है जब आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो आप कोशिश ये करते हैं कि हेडिंग 1 के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हैं जो है हेडिंग जो कि बेसिकली आपके वेबसाइट को डिफ़ाइन कर रहे हो, ताकि इससे क्या हो कि सर्च इंजन को पता चले, जैसे गूगल क्रोम को पता चले कि आपकी वेबसाइट क्या है और क्या नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आप पैराग्राफ के अंदर भी हेडिंग 1 यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपकी रैंकिंग जो है वो बैड हो जाएगी। तो ये बड़ा जो है टेक्निकल काम होता है और ये वो होता है, ये ब्लैक हैट टेक्निक्स भी होते हैं काफ़ी ऐसी होगी, मगर वो उसी तरीके से यूज़ की जाती हैं। बस कहने का मकसद ये था कि हेडिंग 1 जो है, आप इसके अंदर हेडिंग 1 के अंदर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने बात कहनी होती है, जो कि एक छोटी सी अल्फाज होते हैं हेडिंग्स, वो आप लिखते हैं। फिर इसके बाद जो हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसी तरीके से सारी चीज़ें, सारी हेडिंग्स जो है इस्तेमाल हो रही होती हैं।
अब हम जो है मूव करते हैं पैराग्राफ में। तो ये है हमारा पैराग्राफ का टैग जो है पी से शुरू होता है और ये इस तरह से इनक्लोज्ड होता है। फिर ये आ जाता है पैराग्राफ का ये ओपनिंग टैग आ गया। अब इसका क्लोजिंग टैग भी होगा, तो क्लोजिंग टैग जो है वो इसी तरीके से होगा कि स्लैश फिर आप पी और ये। अब ये जो है ये विजुअल स्टूडियो ऑटो क्लोज कर देता है टैग्स को, और मैंने इसके अलावा एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरा जो है हो रहा है। वो एक्सटेंशन जो है बेसिकली वो होगा आई गेस HTML CSS। इंटेलिजेंस HTML क्लास नेम्स इन HTML वगैरह ये सारी ये जो है काफ़ी सारे, मैं इंशाल्लाह एक वो पूरा बनाऊंगा इसके ऊपर जो कि जो है आपको फ़ायदा देगा। ऑटो रीनेम टैग्स इसी वजह से जो है जब मैंने इसको ये किया था और फिर मैंने अब इसको मैं H5 कर दूंगा तो H5 में चेंज हो जाएगा। तो ये जो है ये एक्सटेंशन जो है बेसिकली इसको देख रहा है पूरा। अब ये बेसिकली पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो है वही होता है जो कि एक नॉर्मल होता है जो कि आप कर लिख रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो पैराग्राफ जो कि आपने कुछ भी फाइंड करना होता है। ये तो मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, डमी पैराग्राफ लॉरम 30 और ऑल्टर जेड वर्ड रैप कर दिया मैंने इसको। अच्छा, वर्ड रैप मैंने कैसे किया, अगर कभी आपकी टेक्स्ट एडिटर में वो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है टेक्स्ट, तो आपने करना ये है, मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ। एक और पैराग्राफ ले लेते हैं लॉरम 50 के नाम से। लॉरम 50 ये बेसिकली जो है 50 वर्ड्स जनरेट कर देगा रैंडमली, तो ये इसलिए आता है। अब यहाँ से बेसिकली आप जाते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका टेक्स्ट होगा। ये सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने बस ये पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, आप गए यहाँ पे वर्ड रैप पे, व्यू पे जाएंगे, वर्ड रैप पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ रहा है वर्ड रैप। मैंने बेसिकली शॉर्टकट यूज़ कर लिया था ऑल्टर जी, जो कि जो है वर्ड रैप के लिए यूज़ होता है, तो मैंने उसी वक्त ही ऑल्टर जी दबा दिया था, जिस वजह से जो है वो ऑटो वर्ड रैप हो गया। अगर आप फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर जाएँ, व्यू में जाएँ और वर्ड रैप कर देंगे तो वो इस तरह से फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो अब हमने जो है हेडिंग के बारे में समझ लिया कि हेडिंग्स क्या होती हैं। पैराग्राफ्स, बिल्कुल जो पैराग्राफ्स होते हैं नॉर्मली वो हो गए। अब हम जो है बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो बेसिकली एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब हमने ब्राउज़र को ये तो बता दिया कि ये H1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 के पैराग्राफ है, ये है, ये है, मगर बात ये है कि एट्रीब्यूट्स फिर क्या काम करते हैं। एट्रीब्यूट्स का क्या काम है, तो एट्रीब्यूट्स जो है वो फर्दर जो हमने एलिमेंट बनाया होता है ना, वो एट्रीब्यूट उसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं। वो एलिमेंट की डेफिनेशन, आप एक तरीके से कह लें कि एलिमेंट की डेफिनेशन उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर H1 हेडिंग है, जैसे ये मेरी H1 हेडिंग है। अब मैंने इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डाला स्टाइल, और मैंने इसको बोल दिया कि इसका फॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे तो चाहिए सिर्फ 10 पिक्सल्स, मुझे तो 10 पिक्सल्स चाहिए। तो आपने क्या करा, आपने जो है इस एलिमेंट को एडिशनली डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे इसका बिहेवियर ब्राउज़र के अंदर जो है इस तरह से चाहिए कि ये छोटा नज़र आए मुझे। तब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आई। तब आप देख सकते हैं कि हेडिंग 1 और हेडिंग 6 नियरली सेम उसके आ गए, सेम फॉन्ट साइज़ के आ गए। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो है इसको फर्दर डिफ़ाइन कर दिया H1 को कि भले ये हेडिंग 1 है, ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग 1 की हेडिंग 1 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो है हेडिंग 1 को छोटा दिखाना है। तो इसलिए जो है आपने क्या करा, आपने जो है हेडिंग 1 को छोटा दिखा दिया आपने फर्दर बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट हमने कौन सा यूज़ किया इसके अंदर, मेन कंसर्निंग एरिया ये हमने यूज़ किया है एट्रीब्यूट स्टाइल, और फिर हमने जो है उसको बताया कि हमने स्टाइल अप्लाई करना है H1 की हेडिंग के ऊपर, सही है, जो कि मैं अब इसको डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और मैंने इससे कहा कि स्टाइल के अंदर जो है मुझे फॉन्ट साइज़ चाहिए 10 पिक्सल्स। तो उस HTML डॉक्यूमेंट ने, जब ब्राउज़र ने HTML डॉक्यूमेंट को रीड किया, वो यहाँ पर आया, उसने बोला ओके, तो मुझे जो है इसको 10 पिक्सल्स में डिस्प्ले करना है। तो इसने जो है HTML डॉक्यूमेंट को हेडिंग 1 को जो है 10 पिक्सल्स में डिस्प्ले किया। ठीक है, अब हम जो है
देख लेते हैं कि बेसिकली HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के, उन सब के पास कोई ना कोई यूनिक एट्रीब्यूट अवेलेबल है। जिस तरह से लिंक हो गया या इमेजेस हो गई, तो उनके लिए स्पेसिफिक, जैसे उनके लिए स्पेसिफिक जो है एट्रीब्यूट है, जैसे H रेफरेंस या SRC। तो ये जो है कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, तो हम जो है अभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल। अच्छा, तो एट्रीब्यूट जो है ना बेसिकली यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इक्वल्स टू वैल्यू। जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी करा भी, हमने जो है क्या करा, हमने नेम, ये नेम है और ये क्या है हमारी वैल्यू। तो जो है बेसिकली HTML एट्रीब्यूट जो है वो किस में आता है, नेम एंड वैल्यू पेयर में। फिर सबसे पहले हम बताते हैं कि हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी। सही है, ये चीज़ हम जो है एट्रीब्यूट के अंदर करते हैं। तो हर एट्रीब्यूट के अंदर जो है हर एट्रीब्यूट जो है वो नेम और वैल्यू पेयर के अंदर होता है, जिसमें सबसे पहले हम एट्रीब्यूट बताते हैं कि हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं और फिर उसकी वैल्यू कि हमने उसको क्या वैल्यू असाइन करनी है। इन दिस केस हमने फॉन्ट साइज 10 पिक्सल रखा है वैल्यू के अंदर। अच्छा, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप जो है ना यहाँ पे स्टाइल लिख के और कर रहे हैं, तो या अभी से आप देख सकते हैं कि मुझे कोड एडिटर ने ही मसला डिफाइन करना शुरू कर दिया। उसने बोल दिया भाई क्या करने जा रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता इस तरह से। सही है, बेसिकली ये तो खैर एडवांस और मॉडरेट वो है कोड एडिटर है, तो ये फ़ौरन से एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं। मगर अगर सेम केस जो है, अगर आप सिर्फ नोटपैड यूज़ कर रहे होंगे, और मैं सेम डॉक्यूमेंट्स जो है लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे लेके आ जाऊँ, तो ये मुझे कभी भी नहीं बताएगा कि मैं जो है यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा तो ये मुझे कभी भी नहीं बताएगा कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। वो तो बोलेगा ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हम लोग कोड एडिटर को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे कोड एडिटर हैं, आप कोई भी अपनी पसंद के कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंशाल्लाह सारे कोड एडिटर की। फिर आप अपनी प्रेफरेंस का जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। अब मैंने काफ़ी सारे मैंने एक एट्रीब्यूट तो आपको डिफाइन कर दिया, दूसरे होते हैं विड्थ, हाइट, एच रेफरेंस बेसिकली लिंकिंग ऑफ बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट को किस तरह से लिंक किया जाता है, एच रेफरेंस उसके लिए यूज़ होता है। सोर्स SRC जो होता है वो बेसिकली कहाँ से ये फ़ाइल आ रही है, कहाँ ये फ़ाइल जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो सोर्स उसके लिए यूज़ की जाती है। विड्थ और हाइट बेसिकली इमेजेस के लिए नॉर्मली यूज़ होती है। विड्थ और हाइट कि कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, किसकी इतनी विड्थ होनी चाहिए। अल्टरनेट जो होता है बेसिकली ALT मींस अल्टरनेट। तो ये भी इमेज के अंदर नॉर्मली यूज़ होता है, जिसका पर्पस होता है कि अगर फॉर सम रीज़न अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आप जो है उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट लिख के बताते हैं कि इस इमेज के अंदर है क्या। और ये वैसे ऑल्ट एट्रीब्यूट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज SEO, क्योंकि अगर आपने ऑल्ट एट्रीब्यूट अपनी इमेज का नहीं दिया हुआ है तो ब्राउज़र को नहीं पता कि ये इमेज के अंदर क्या है और ये क्या स्पेसिफिक। जैसे आपका लोगो हो गया कंपनी का, अगर आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाया हुआ है और आपने जो है उसका ऑल्ट डिफाइन नहीं किया हुआ, तो अब ब्राउज़र को नहीं पता कि ये क्या है, उसको सिर्फ इतना पता है कि ये एक इमेज है। इसके अलावा टाइटल, जो कि हमारा ये रहा टाइटल हमने डिफ़ाइन किया था। अच्छा, एक तो टाइटल होता है कि एलिमेंट टाइटल है, और एक होता है टाइटल जो कि एट्रीब्यूट है। इस तरह से इसके अंदर है टाइटल, और मैं ये लिख दूँ दिस इज़ दी हेडिंग 1, या मैं ये लिख दूँ हेडिंग 1, या ये मैं कुछ ये, या मैं अगर इसके अलावा भी चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सिर्फ हेडिंग 1 लिख दूंगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब इससे होगा क्या, अब ये चीज़ हम समझ लेते हैं। इससे होगा क्या, जब मैं हेडिंग 1 पे गया, मैं इस पे जैसे ही स्क्रॉल करूँगा, या आपने देखा हेडिंग 1 आ गया, तो इसने जो है इसको एडिशनली डिफ़ाइन कर दिया कि ये जो है इसका जो टाइटल जो है वो क्या है, हेडिंग 1 है। तो इस तरह से जो है आप जो है एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं फर्दर डेफिनेशन
फर्दर मतलब आपने जो है ये फर्दर डिफाइन करने के लिए कि ये जो है H1 क्या कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, जो कि हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए। ब्लॉगिंग के अलावा भी आप अपनी वेबसाइट को जब आप रैंक कराते हो तो आप यू मेक श्योर दैट यू डोंट यूज़ CSS एंड मेनली यूज़ HTML टैग्स, बिकॉज HTML टैग्स जो है वही जो है ब्राउज़र को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और बेसिकली जैसे बोल्ड टेक्स्ट है, तो बोल्ड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है, क्योंकि उसको आपने हाईलाइट किया ना, आपने उसको उसके ऊपर फोकस डाला है। तो बेसिकली बोल्ड आप बोल्ड टेक्स्ट यूज़ करते हो फोकस डालने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो ये बोल्ड होना चाहिए। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आप जिसको आप कहते हो कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। बोल्ड टेक्स्ट तो फोकस पॉइंट्स होते हैं, फोकस वर्ड्स होते हैं, मगर स्ट्रॉन्ग जो होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब ये चीज़ तो होना ज़रूरी है। तो इस तरह से जब आप जो है कोई भी एक ब्लॉग लिख रहे होते हो या अपना कोई भी HTML डॉक्यूमेंट को जब आप पूरा स्ट्रक्चर कर रहे होते हो, जब आप उसको डिफाइन कर रहे होते हो, तो आप मेक श्योर करते हो कि ये चीज़ें जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। सही। इटैलिक टेक्स्ट बेसिकली नॉर्मली कोड के अंदर अगर आपने देखा हो या कोई इस तरह की चीज़ जो है आपने जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ी अलग दिखानी होती है, तो उसके लिए आप इटैलिक टेक्स्ट यूज़ करते हो। एम्फसाइज टेक्स्ट भी इसी तरीके से यूज़ होता है, बस डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर से थोड़ा सा है। एम्फसाइज टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा अलग पर्पस के लिए यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू इटैलिक, मगर दोनों का पर्पस सेम ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्क टेक्स्ट, जो कि मार्क होता है वो मार्क कर देता है पूरा, मीन्स वो उसको पूरा हाईलाइट, जैसे हाइलाइटर होता है ना, उसी तरीके से मार्क जो है ये हाइलाइटर के तौर पे काम आता है। स्मॉलर टेक्स्ट मीन्स जो आपकी एक नॉर्मल है उसमें आपने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ब्रैकेट्स के अंदर जैसे आपने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि बेसिकली यहाँ पे ये पर्पस ये था इसका कहने का, तो जो कि आप नहीं चाह रहे कि वो नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर है, एक अंदर से अलग से उसको आपने फर्दर डिफाइन किया हुआ अपने पैराग्राफ को, तो उसके लिए आप स्मॉलर टेक्स्ट यूज़ करते हैं टैग के अंदर डाल के। इसी तरीके से डिलीटेड, इंसर्ट, सब एंड सुपर, ये जो है अभी हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो चले अब हम जो है हमने यहाँ पे पैराग्राफ तो बनाया है भैया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना इसको क्या कर दूँ, बोल्ड कर दूँ। सही है। तो मैंने जो है यहाँ पे टैग खोला B का, और फिर मैंने जो है इस टैग को यहाँ पे बंद कर दिया। तो ये जो है अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अगर आप अभी यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखना अभी कोई चेंज नहीं आया। मैं जैसे ही सेव का बटन दबाऊँगा, ये देखें ये जो है फ़ौरन ही इसने चेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, फ़ौरन ही, मेरे बगैर रिफ़्रेश करें, वरना पहले मुझे रिफ़्रेश करना पड़ता। मगर अब जो है मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा चेंजेस को। ठीक है। अब एक तो हो गया ये। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाला टेक्स्ट ये वाला जो पूरा एक सेंटेंस है, ये इस पे जो है ना ज़्यादा फोकस हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही हुई है यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये बात जो है ना अलग से हाईलाइट हो। तो अब मैंने इसको सेव आई गेस नहीं किया, सेव कर लिया। अच्छा, एम्फसाइज होता है वो होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग में आना था। अच्छा, मैं इसको स्ट्रॉन्ग में भी कर देता हूँ। अब मैंने EM यूज़ किया, इसके साथ साथ मैंने इसको बोला कि ये स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा हाईलाइट हो अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ का इम्पॉर्टेंट बात है ये बड़ी, कि जब आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो एक चीज़ जो है, जो एलिमेंट पहले खुला है वो आखिरी में बंद होगा। सही। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग और EM को एक साथ यूज़ किया हुआ है, तो पहले मैंने जब स्ट्रॉन्ग को खोला है तो इसके बाद स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है, मगर उसके अंदर EM जो है, तो EM इसके अंदर मैंने रैप किया हुआ है। अगर मैं जो है ना ये करूँगा कि मैं इसको इस तरह से करूँ, तो अभी से आप देख सकते हैं, वैसे तो खैर कि उसने मुझे प्रॉब्लम देना शुरू कर दी है। वो यही कह रहा होगा कि जो है टैग मस्ट बी पेड मिसिंग, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। वो तो खैर बता रहे कि स्ट्रॉन्ग में वो कर रहा है, टैग मस्ट बी पेड, नो स्टार्ट टैग। EM का बोल रहा है कि उसका स्टार्ट टैग ही नहीं है। तो बेसिकली वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो जब इसको रीड कर रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि EM जो है स्ट्रॉन्ग से पहले बंद होना चाहिए, मगर उसको क्लोजिंग टैग मिल नहीं रहा। और फिर वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यार मुझे जो है यहाँ पे तो इसका तो EM का ओपनिंग कोई टैग तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसलिए अब मैंने इसको यहाँ पे इसको सही कर दिया, तो अब ये सही होगा। तो आपको इस चीज़ की मेक श्योर कि आप जो है स्ट्रॉन्ग जब पहले आया है तो स्ट्रॉन्ग आखिरी में बंद होगा, और उसके दरमियान अगर आपने कोई दूसरा टैग यूज़ किया तो वो इसी तरीके से होगा। जिस तरह से अगर मैं एक बात करूँ तो मैंने एक डिव एलिमेंट लिया, डिव के अंदर फिर मैंने एक और डिव बनाई,
और फिर मैंने एक और सेक्शन बनाया और उस सेक्शन के अंदर जो है मैंने H1 बनाया और इस H1 के अंदर जो है मैंने I बनाया। तो इस तरह से जो है, या अगर आप अब इस डॉक्यूमेंट, अगर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट देखें तो मैंने एक डिव बनाई, फिर उसके अंदर जो है ये वाली डिव यहाँ से यहाँ क्लोज हो रही है, फिर ये वाली डिव यहाँ से यहाँ, फिर एक सेक्शन। अगर मैं इस सेक्शन को नीचे ले जाऊँगा तो ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग पेयर जो है वो सही से मैच करना चाहिए। और मेक श्योर कि मतलब जो है जो नेस्टेड जो मतलब ये बेसिकली नेस्टिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं कि एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, फिर उसके अंदर, तो एलिमेंट के अंदर एलिमेंट जब ये उसके अंदर जाते थे वो नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कहलाती हैं। और ये जो है आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो है नेस्टिंग, अगर आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो जो सबसे पहले खुला है वो सबसे आखिरी में बंद होगा, ये आपने मेक श्योर करना है। इसी तरीके से अगर आपने इसके बाद ये खोला है तो ये इसके बाद सेकंड लास्ट में बंद होगा, ये थर्ड लास्ट में बंद होगा, ये फोर्थ लास्ट में, और ये सबसे पहले बंद होगा। तो अब हम यहाँ पर थे और हम ये समझ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग और EM हमने जो है इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कराया, हमने इसको बोला, ब्राउज़र को बताया बेसिकली हमने कि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ देम ऑल पूरे इस पैराग्राफ के अंदर। अब मैंने जो है इसको आई गेस सेट सेव नहीं किया मैंने, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं जब इसको सेव कर लूँगा तब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड के साथ साथ, बोल्ड मैं नहीं कहूँगा, स्ट्रॉन्ग ही कहूँगा, कि बोल्ड के साथ साथ एम्फसाइज भी हुआ है, कि मैंने इसको बड़ा एम्फसाइज़ किया है कि ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप हल्का मत लेना। मतलब एक जैसे किसी पॉलिटिशियन की कोई स्टेटमेंट जैसे उसने पास करी हो तो आप उसको हाईलाइट कराने के लिए, ये पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट थी, इसने ये बात बोली थी, तो आपने उसको हाईलाइट कराया, आपने उसको एम्फसाइज़ किया है, आपने उसको एम्फसाइज़ किया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर हमारे पास वो थे सब और सुपर, तो हम वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा DL थी, DEL थे। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन जो थी ये अब नहीं थी, तो मैंने DEL का टैग यूज़ किया और मैंने इसको बोला कि ये वाली जो है थी, ये वाली नहीं थी। तो अब मैं जब इसको दिखाऊंगा, अब आप देख सकते हैं कि ये वाली जो है मैंने काट दी है। मैंने इसको बता दिया कि ये वाली लाइन जो है ये इररेलेवेंट है इस पैराग्राफ से, पहले थी अब किसी वजह से नहीं रही, और फिर जो है मैंने उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया होगा। सही है, आपने जो है आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मार्क भी कर लेते हैं। अब तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वाली जो है ये क्या हो जाए, मार्क हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गई, एक हाइलाइटर के तौर पे जो है ये मार्क हो गया। जो मैंने आपसे पहले कहा था कि मतलब ये हाईलाइट कर देते, तो ये हाईलाइट हो गई है। उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं जैसे मैं आप चाहूँ। अगर मुझे इसको फर्दर डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, मैं इसको बोलूँगा, मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और मैं इससे कहूँगा कि मुझे इसका जो कलर है वो मुझे चाहिए फॉर लेट्स से ग्रीन, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज करके ग्रीन कर दिया। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे तो ये ग्रीन कलर आ रहा है। अच्छा, और ये तो था टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, बेसिकली मुझे इसको करना था बैकग्राउंड कलर। लेट मी क्लोज दिस। मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो इस तरह से ग्रीन हो गया और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, इसका जो कलर है वो क्या हो जाए, वाइट। तो वो वाइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है और इसका जो कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है, वो वाइट हो गया है। और इसके साथ साथ जो है डिलीट में आपको होते थे इंसर्टेड टेक्स्ट एग्जैक्टली। अब जो जैसा था कि मैंने अब इसको डिलीट कर दिया था यहाँ पे, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी रिप्लेस इसकी जगह पे जो है मैं यहीं से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि अब आपने जो है इस डिलीटेड की जगह पे जो इंसर्टेड टेक्स्ट था मेरा वो था वो है ये। तो अब इसने क्या किया कि इसकी जगह पे अब जो है ये इसको इंसर्ट कर देगा। तो ये जैसे अब ये इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है कि अब जो है ये टेक्स्ट डिलीट हुआ है
और इसकी जगह पे मैंने जो इंसर्टेड टेक्स्ट जो है वो ये डाला हुआ है, तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, इसकी जगह पे अब मैंने इसको इंपॉर्टेंस दे दी है। तो इसलिए डिलीट और इंपॉर्टेंस एक साथ यूज़ होते हैं इंसर्ट कि जब आपने पहले एक टेक्स्ट को डिलीट किया और फिर आपने वहाँ से उसको इंसर्ट करते दूसरी जगह से। ठीक है, तो ये है, यही था हमारा टेक्स्ट जो है, यही था हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, और किस तरह से हमने इसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं HTML लिंक्स पे। तो HTML लिंक जो है क्या है, HTML लिंक्स हम जो से हम एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML लिंक यूज़ करते हैं। अब जैसे मिसाल है, मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है किसी दूसरे पेज पे जाऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक यहाँ पे मैं एक पेज बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ second.html। अच्छा, आपने मेक श्योर करना है कि HTML डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन जो है आपने कोई भी नाम रखा है इसके साथ फिर .html हो। अच्छा, एक जो मैंने जो नॉर्मली जो मैंने गलतियाँ देखी है ना, वो ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह से करते हैं, सेकंड फिर वो स्पेस देखिए क्या करते हैं, पेज और फिर .html वो ये लिख देते हैं। अब ये चीज़ बंद तो गई, मगर ये चीज़ जो है ना आगे जाके इतना मसला करेंगी, फिर आप आगे जाके क्यों मसला होगा, क्योंकि अब वो जो है ना इस स्पेस को रीड नहीं कर पा रहा। अब वो ये समझ जाए कि सेकंड अलग है, और ये समझ जाए कि page.html बेसिकली मेन पेज है, और जो है सेकंड कुछ भी नहीं है। तो ये बड़ा एक जो है ना कॉमन मिस्टेक है डेवलपर्स की, जो बिगनर लेवल की मिस्टेक है, ये डेवलपर की मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, जो बिगनर लेवल पे लोग करते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि कभी भी जो है ना ये इस तरह से ना हो, आप जो है इसको अंडरस्कोर करके करें। आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें यहाँ पे, अगर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, या एक वर्ड को कैमल केसिंग कर दें कि एक से फर्स्ट छोटा दूसरा बड़ा, या कुछ भी कर दें, मगर जो है आप इस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस रखें कि बीच में आप जो है ना स्पेस ना यूज़ करें, क्योंकि वो फिर जो है ब्राउज़र को रीड करने में इशू होता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे दूसरे कंसर्निंग इश्यूज़ रेज हो जाते हैं, जो कि फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है। तो इसलिए अच्छा, अब हम जो है वही करेंगे। सबसे पहले हम जो है डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करेंगे। अब हर डॉक्यूमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हर डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो, वो आपने उसको बताया हो कि इसका HTML का वर्जन हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, HTML की हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे HTML हमने बताया, फिर हमने बताया कि जो लैंग्वेज है हमारी इस HTML डॉक्यूमेंट की वो क्या है, इंग्लिश में। मतलब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो क्या है, इंग्लिश के अंदर है। अब हम इंग्लिश के भी काफ़ी सारे वर्जन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश US या इंग्लिश UK, काफ़ी सारी वो है, मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं, मगर हमने जनरली इसको कहती कि इंग्लिश US इंग्लिश सही है। या अगर आप स्पेसिफिक चाह रहे हैं स्पेसिफिक रीजन के लिए, तो आप वो US या UK, जो भी आपको जिस भी एरिया के लिए, जिस भी रीजन के लिए आप वो वेबसाइट डिज़ाइन करना है, तो आप वो कर सकते हैं। हमने बेसिकली अभी EN कर देना, ये भी एट्रीब्यूट ही है, सही है। इस तरीके से करेक्टर सेट UTF-8 ये बताना चाह रहा है कि इसके अंदर जो करेक्टर सेट है, अगर आपको एस्कीज़ का पता हो तो ये बेसिकली उसी चीज़ से रिलेटेड है कि इसके अंदर जो है जो करेक्टर सेट है वो UTF-8 है। फिर हमने यहाँ पे मेटा, जो कि बेसिकली मेटा इन्फॉर्मेशन ही है सारी, ये भी मेटा इन्फॉर्मेशन है, ये भी मेटा इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि मेटा डेटा कंटेन करता है। तो ये मेटा वही है कि आप बता रहे होते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो हम लोगों ने करेक्टर सेट यूज़ किया वो UTF है। फिर हम लोगों ने मेटा, जो कि व्यू पोर्ट, हमने बताया कि व्यू पोर्ट जो है नेम क्या है, व्यू पोर्ट हमने उसको बताया कि नेम हमारा व्यू पोर्ट है। फिर कंटेंट जो है हमारा जो विड्थ, जो डिवाइस के विड्थ है वही विड्थ है इसकी ना कंटेंट की, और इनिशियल स्केल टू 1। अगर मैं इसको 1.5 कर दूंगा तो इससे होगा कि ये भी आपको पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे जो है ना ये आ जाता है। अच्छा, ये अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सेकंड है। अब जैसे मैं first.html के अंदर मेरे यहाँ पे भी जो है, अगर इनिशियल स्केल को मैं 1.5 कर दूंगा तो वो 5 टाइम्स तक जूम इन हो जाएगा। अगर मैं इसको जो है ये कर दूं और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा तो हर चीज़ जो है 1.5 टाइम्स ग्रेटर हो जाती है। अभी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा, मे बी फॉर सम अदर रीज़न, मगर बेसिकली यही मकसद होता है इसका, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1 का। अच्छा, अब जो है हमने ये चीज़ समझ ली। अब हम थे सेकंड डॉक्यूमेंट के ऊपर, पर हमने इस डॉक्यूमेंट को पहले हमने एक हेडिंग दे देंगे ताकि हम डिफाइन कर सकें। हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज सेकंड पेज, और हम एक पैराग्राफ डाल देंगे, डमी पैराग्राफ विद लॉरेम।
और वही ऑल्टर जी दबाएंगे तो ये वर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इसको लिंक करेंगे। तो लिंक के लिए बेसिकली जो है ए यूज़ होती है, जो कि आप होता है लिंक, जो कि आप यूज़ करते हो कि जब आपने जो है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट को लिंक करना होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट से, मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट को मैंने अगर जब किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ए, जो कि मीन्स एंकर। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है वो एंकर है, और एंकर मीन्स कि जब आप ऑब्वियसली जब आप एंक कर रहे होते हैं, जैसे शिप के अंदर होते हैं एंक करना, मतलब उसको लिंक करना किसी ना, मतलब ज़मीन से हम लिंक कर रहे तो बेसिकली ये वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी निकली है, उसका मतलब यही है कि हम लिंक कर रहे हैं किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं से। अब मैंने इसको बोला कि मुझे एक जो है क्या करना है, इसको लिंक करना है। अब मैंने इसको लिंक किससे करना है, उसके लिए मैं एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, और मैं इसको बताऊँगा कि तुम्हारा जो भी तुम्हारी जो लोकेशन होगी वो यहाँ से होगी। मैंने इसको बोला ओके। तो अब क्या होगी, मैंने इससे कहा कि एच रेफरेंस जो है जो रूट का डॉक्यूमेंट है, सही है ना। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, सही है, क्योंकि लिंकिंग जब आप कर रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो फुल पाथ, जैसे जो है एक होता है रिलेटिव पाथ और एक होता है फुल पाथ। अब रिलेटिव पाथ और फुल पाथ में क्या फ़र्क है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है ना इसको खोल लेता हूँ, जहाँ से मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप से काम कर रहा हूँ, और ये रहा मेरा ट्यूटोरियल वाला फोल्डर जिसके अंदर मैंने ये पूरा बनाया हुआ है। रिलेटिव पाथ और फुल पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ होता है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसे यहाँ से है ना, अब इसका रिलेटिव पाथ कहाँ से हो रहा है, जहाँ से ये फाइल है वहाँ से आगे का पाथ, उसको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ, कि फाइल यहाँ पर है तो वो ये उसकी रिलेटिव पाथ हो गया। अब मैं बोलता हूँ फुल पाथ। फुल पाथ जो होता है ना वो होता है आपका, जो कि आप ये बता रहे कि सी के अंदर जो है एक फ़ोल्डर बना हुआ है यूज़र के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है मोहम्मद के अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है वन ड्राइव हायर एजुकेशन कमीशन, ये पूरा एक फ़ोल्डर है। फिर इसके बाद जो है वो डेस्कटॉप के अंदर आप जाएंगे, डेस्कटॉप के अंदर एक और फोल्डर है ट्यूटोरियल। तो ये हो गया पाथ को पूरा कंप्लीट पाथ। अब बेसिकली इससे होता क्या, अब अभी आपने तो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने जो ये फुल पाथ की, वो मैं अगर जो है कॉपी पूरा रिलेटिव पाथ कर दूंगा, मैं अगर जो है इसको पूरा कॉपी करके कॉपी पाथ करूंगा और इसके अंदर जो है मैं ये पूरा डाल दूंगा, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं जब किसी दूसरे को ये फाइल भेजूंगा तो आपकी लिंक जो है वो कभी कनेक्ट ही नहीं होगी। वो जो है ना हमेशा वो बोल देगा कि जो है ना, जैसे एक मिसाल है कि अभी तो मेरा अपने पीसी का पाथ है ना, हर पीसी का पाथ अपना होता है, क्योंकि हर किसी का नाम मोहम्मद नहीं होता, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम अहमद होगा, किसी का नाम हारिस होगा, किसी का नाम जो है कुछ भी हो सकता है। तो आपको नहीं पता कि जो है ना क्या नाम है, ठीक है। तो अब जो है मैं जैसे मिसाल है कि मैं यहाँ पर अहमद डाल देता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल। जैसे कोई एक अहमद को मैंने भेजी है फाइल, मैंने बोला आप इसको रन करके चेक करो, ठीक है। मैंने ये भेजी फाइल और मैंने जो है ना इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा, मैंने कोई टैग कोई कुछ दिया हुआ नहीं है, तो मैंने इसको बोल दिया क्लिक मी, सही है। तो अब यहाँ पे आ गया क्लिक मी, लिंक बन गई है, ठीक है। अब मैंने जब इसको क्लिक किया तो अब ये क्या होगा, मैं जब अब इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये बेसिकली वर्क ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो पाथ ही नहीं मिल रहा है। वो बोल रहा है कि ये कुछ मतलब उसको वो पाथ नज़र ही नहीं आ रहा कि वो उसकी तरफ जंप करे। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा, या क्या था इससे पहले, ठीक है, और मैंने जो है लिख दिया क्लिक में, और अब मैं जाऊँगा तो ये जो है मुझे मूव करेगा। खैर ये जो है अब ये जो है मेरे ख्याल से रिलेटिव पाथ को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आपको मतलब रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा, आपको जो है ये फुल पाथ अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और रिलेटिव पाथ जो होता है वो इस तरह से होता है कि अब मैंने इसको ये दे दिया और ये first.html आ गया। अब जब मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो second.html पे वो चला गया, मूव कर गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ से जो है पीछे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब मैं जो है फर्स्ट पेज पे जाना चाहूँगा तो मैं कैसे जाऊँगा, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी क्या लगानी पड़ेगी, लिंक लगानी पड़ेगी। तो मैंने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया, आपस में लिंक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और लिंक का टैग बनाया
मैंने उसको कहा अच्छा मैं एक और काम ये भी कर सकता हूँ कि जैसे मैंने जो है ए का बनाया टैग, फिर मैंने उसके अंदर जो है हेडिंग डाल दी 6 और मैंने बोल दिया गो बैक, या मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना हेडिंग 4 हो जाए। सही है। अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं होता, तो दैट मीन्स ये चीज़ जो है चाहे H बड़ा हो या छोटा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। और मैंने इसको बोल दिया, मैंने इसको क्या कहा कि मैंने बोला डॉट स्लैश मीन्स जहाँ पर तुम हो वहाँ से फर्स्ट डॉट HTML नज़र आ रही होगी उसको वो कर लो, लिंक कर लो। तो इसने जो है लिंक कर लिया। अब यहाँ पे आ गया गो बैक, ठीक है, यहाँ पे ये 0 आ गया है गलती से, इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया गो बैक। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं आगे चला गया, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं सेकंड पेज पे चला गया। यहाँ से यहाँ अब मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ एंकर टैग। चाहिए कि आप जो है बेसिकली किस तरह से मल्टीपल पेजेस को जो है लिंक कर रहे होते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है। तो ये था हमारा एंकर टैग्स लिंक्स का, HTML डॉक्यूमेंट्स के लिंक। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि टारगेट्स। अच्छा टारगेट्स क्या होते हैं ये भी हम चीज़ एक पढ़ लेते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि ये उसी डॉक्यूमेंट पे खुले। अगर तो मैंने उसको सेम डॉक्यूमेंट पे खोलना मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि उसी पर ही सारी चेंजेस हो जाएं, तो मैंने उसको ब्लैंक का दे दिया। अच्छा मैंने कहाँ पे लगाया, सेकंड डॉट HTML पे लगाया हुआ है। तो मैं जब फर्स्ट डॉट HTML पे गया और मैं सेम गया तो उसी पर ही आया। मगर मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाह रहा हूँ कि ये पेरेंट पे खुल जाए। अच्छा पेरेंट पे, और खैर ये पेरेंट कुछ और चीज़ है, ये आपको इस तरह से नहीं आएगी। ये टॉप का लिख लेते हैं हम फिलहाल कि टॉप पे खुल जाए। अब मैं गया यहाँ पे, और अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगा तो सेल्फ मीन्स के उसी जिस टैब पे हैं सेल्फ, वो ये आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगी जब हम जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ काम कर रहे होंगे, तब ये जो है एक बेसिकली परफेक्टली काम करेगा। अभी सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स है तो इसलिए एज सच कोई ख़ास हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी सारी चीज़ें जब हम एक साथ बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है तो फिर आपको इसका आइडिया हो रहा होता है कि बेसिकली ये क्या है और क्या नहीं। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब HTML इमेजेस, तो अब हम इमेजेस के ऊपर से बात कर लेते हैं कि इमेजेस क्या हैं और क्यों ज़रूरी है और क्या किस लिए यूज़ होती हैं। तो बेसिकली इमेजेस तो हर जगह यूज़ होती हैं, ख़ास करके जैसे अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है या कुछ भी और आप प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको इमेजेस का तो बताना ज़रूरी नहीं कि मतलब ये वाली इमेज है, ये इस तरह से मेरी प्रोडक्ट नज़र आती है, इसकी ये प्राइस है, इसकी सारी चीज़ें हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट हो और आप जो है वो दिखाएं कि ये देखें ये जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब ये इमेजेस है मेरी और ये मेरा प्रोडक्ट है और इस तरह से। तो हम जो है अब एक जो है उस पर भी काम कर लेते हैं, इमेजेस पे भी। तो मैं जो है एक वेबसाइट है freepix.com, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लैंडस्केप इमेजेस। सही है। जैसे ये ब्यूटीफुल सीनरीज है, अब मैं इसमें से ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। और मैं जो है इसको जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ उसी फोल्डर में अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, तो ये डेस्कटॉप पे गए ट्यूटोरियल के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे 1-2 और हैं, तो मैंने एक और ये वाली भी इमेज है, मैंने ये भी डाउनलोड कर ली, इसको मैंने सेव कर लिया अपने पास। और अगर एक ये वाली है, तो ये 3 इमेजेस हैं, मैं ये 3 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको डिस्प्ले करते हैं। तो ये 3 इमेजेस थी, मैंने इसको डाउनलोड किया। अब मैं इसको जो है अपने चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट डॉट HTML में यहाँ पे करूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो है ना एक लिख दिया जैसे हेडिंग सीनिक ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, मैंने इस तरह से लिख दिया एक, और इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख दिया। सही है।
एक डमी पैराग्राफ, सही है। और अब मैंने जो है एक वो डाल दी, इमेजेस डाल दी। अब मैंने जो है इमेज किस तरह से डालते हैं, इमेज के लिए हम इमेज टैग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मींस इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इस तरह से इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सारे टैग्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग हैं, तो हम बारे में हम बाद में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले अभी हम फ़िलहाल इमेज के बारे में समझ लेते हैं। तो इमेज के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इमेज का एट्रीब्यूट यूज़ कर इमेज का टैग यूज़ करते हैं, फिर उसके साथ एक और टैग होता है SRC, जो कि हम बेसिकली बता रहे होते हैं कि ये इमेज जो आएगी वो कहाँ से आएगी, और वो हमारे रूट डॉक्यूमेंट से आएगी। तो मैंने उसे कहा कि रूट डॉक्यूमेंट मीन्स डॉट एंड दैट स्लैश। मैंने उसे कहा कि डॉट स्लैश मीन्स रूट से जो है, देखो 120 2-3 इमेजेस हैं जो कि JPG में नज़र आ रही हैं। मैंने इसको बोला कि एक तो ये रही, और मैंने इसको बोल दिया अच्छा 127। अब मैं ऑल्टर टैग भी इसको डिफ़ाइन करेंगे अभी, पर हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से नज़र आ रही है। तो मैंने इससे कहा, अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ये पूरी एक इमेज नज़र आ गई। अब मैंने इससे कहा कि यार ये तो है तो काफ़ी बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि ये छोटी नज़र आए, तो मैंने इसको विड्थ दे दी 100 पिक्सल्स, और मैंने इसको हाइट दे दी। अगर मैं देखूं तो ये विड्थ और हाइट इसकी तकरीबन बराबर ही है, तो मैं इसकी हाइट भी 100 पिक्सल्स रख देता हूँ, तो ये बॉक्स टाइप में शो होगी। अब मैंने इसको छोटा कर दिया, काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। लेट से अब मैं इसको जो है 250 कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको 250 कर लेता हूँ। तो लेट्स सी कि अब क्या चेंजेस आती है। तो अब ये काफ़ी विजिबल है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये एक इमेज ना नज़र आए, 2-3 इमेजेस और नज़र आए। तो मैंने एक तो 127 दे दी, फिर मैंने दूसरी दे दी ये वाली, और तीसरी मैंने दे दी, अब देखते हैं कि किस तरह से हमारी इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह से एक वो पूरा एक अच्छी सी एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आ रही है कि एक इमेज 1 हो गई, इमेज 2 हो गई, इमेज 3 हो गई। अब मैंने इसकी हेडिंग भी दे देंगे, मैं इसको बोल दूंगा कि टाइटल एक तरीके से, तो क्या आप कहते हो कि अब इसका टाइटल क्या होगा कि यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली वो है स्नोई माउंटेन्स एंड लेक्स है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्नोई माउंटेन्स एंड लेक, या ये भी कह सकते हैं कि जिस जगह पे ये जगह मौजूद है। जैसे मैं मिसाल ले रहा हूँ कि जैसे ये नारायण के अंदर मेरे एक फॉर एन एग्जांपल कि ये नारायण की जगह है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना जैसे नारायण लिख दिया गया, नारायण, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं। अब मैं जब इस पर होवर करूँगा तो यहाँ पे देखें ये नज़र आ रहा है स्नोई माउंटेन्स एंड लेक नारायण, ठीक है। तो ये मतलब ये मैं इसको बता रहा हूँ कि देखें ये इमेज जो है वो ये है, और मैंने ऑल्टर एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया। अब मैंने ऑल्टर एट्रीब्यूट के अंदर जो है फॉर द डेफिनेशन के ब्राउज़र को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि ये इमेज में क्या है। तो मैंने इसको बोल दिया कि इसके अंदर क्या है, स्नोई माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, और जो है ये फॉल है, आई गेस शायद फॉल का सीज़न चल रहा है, तो फॉल सीज़न, इस तरह से मैं करके मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है ब्राउज़र के अंदर। अब ये मुझे वैसे तो नहीं शो होगा, मगर अगर ये लेट से सपोज़ कर लें कि मैं अभी जो है मैं इसको JPG और मैं कुछ भी लिख देता हूँ, W लिख देता हूँ, अब ये जो है ना शो नहीं होगी, सही है। तो जब ये शो नहीं हो रही ना, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट शो हो रहा है। दैट मीन्स कि इमेज के ऑल्टरनेट पे क्या दिखाना चाहिए मुझे, ब्राउज़र ये कह रहा है। ब्राउज़र को फिर ये भी समझ में आ रही है कि अच्छा ये चीज़ है। तो अब आप देख लें कि जब ये इमेज शो नहीं हो रही है तो उसकी ऑल्टरनेट पर स्नोई माउंटेन लेक एंड फॉल सीज़न, मतलब जो मैंने लिखा हुआ है पूरा वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इसलिए हम जो है ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं ताकि ब्राउज़र जो है उस इमेज को क्या कर सके, डिफ़ाइन कर सके। अब हम इसको काफ़ी सारा जो है हम आगे जो है जब हम एक पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे, एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, पूरा आगे डेवलपमेंट भी होनी है, सब होनी है, तो आपको इससे आइडिया होता रहेगा कि हम बेसिकली किस तरह से जो है इन सारी चीज़ों को यूज़फुल लेते हैं, ठीक है। इस तरह हम किस तरह से इसको सारा पूरा यूज़फुल उसमें लेते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने की हद तक है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। टैग मस्ट बी पे टैग बॉडी, अच्छा ओ यहाँ पे बॉडी, सही है।
अच्छा, अब ये हो गया हमारा, अब इमेजेस हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल्स की तरफ। अब व्हाट आर टेबल्स एंड व्हाई डू वी यूज़ इट। अब टेबल्स का बहुत जो है पर्पस होता है, ख़ास करके बैकएंड पे अगर हम काम कर रहे होते हैं तो हमने जो है डेटा को शो कराना होता है। जैसे अब डेटा, इसके अलावा भी जैसे अब आपने कोई डेटा, आपने कोई चीज़ इंसर्ट करी हुई है, आप उसकी जो है आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप आपका एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपका एक डेटा नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पे इमेजेस डाली हुई हैं, या आपने उसकी डिस्क्रिप्शन रखी हुई थी, या आपने प्राइस रखी हुई थी, और ये यहाँ पे हुई हुई है। तो टेबल का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम एक काम ये करेंगे कि हम एक जो है ना एक नया HTML का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं table.html। ठीक है ना। अब हम इसको भी क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, सही है, फर्स्ट से, ताकि जो है ना ये क्या हो जाए, उनके जो जो हमने सीखा है तो हम थोड़ा सा उसको वो भी करें। तो हमने ए रेफरेंस यूज़ किया और हमने जो है रूट डॉक्यूमेंट से बताया कि अब आपने क्या करना है, table.html को टारगेट करना है। और मैंने यहाँ पे जो है इसको मैंने एक दे दिया एक रेलिवेंट, कुछ भी लिख दूंगा कि लाइक गो टू टेबल्स पेज। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और मैं जब इसको व्यू करूँगा ब्राउज़र के ऊपर, तो ये मुझे जो है इस तरह से, अब ये जो ये लोड हो रहा है, इसका जो रीज़न है वो इमेजेस जो है हमारी, वो इस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ गो टू टेबल्स। अच्छा, अब मुझे जो नहीं अच्छा नहीं लग रहा कि गो टू टेबल जो ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर ना नज़र आए, ये नीचे नज़र आए, क्योंकि ये जो है बड़ा ही अजीब लग रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब कोई बंदे की इमेज देख रहा है और फिर उसको बराबर में उसकी लिंक है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा, और ये काफ़ी छोटा भी नज़र आ रहा है, तो पता भी ना चले। तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको रैप कर देता हूँ H1 के टैग के अंदर। मैंने कहा कि यार ये जो है ये H1 के अंदर नज़र आना चाहिए, सही, बड़ा हो के नज़र आए। सही है, एक तो ये हो गया, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये नई लाइन में नज़र आए। तो एक और टैग होता है जिसको आप कहते हैं BR, दैट मीन्स ब्रेक लाइन। उसका काम ये होता है कि लाइन को ब्रेक करना, और मैं चाह रहा हूँ कि 2 दफ़ा लाइन ब्रेक हो जाए, नहीं पहली दफ़ा एक दफ़ा लाइन ब्रेक करो, फिर दूसरी दफ़ा भी लाइन ब्रेक करो। तो अब मैं जो है इसका एक क्लियर एविडेंस देख सकता हूँ यहाँ पर। और मैं जो है पहले वो इमेज भी सही कर दूँ जो मैंने जानबूझ के गलत करी थी। ठीक है, अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो है एक दफ़ा लाइन तोड़ने के बाद दूसरी दफ़ा लाइन पे नई न्यू लाइन पे आ रहा है, गो टू टेबल्स पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये मेरा टेबल्स पेज बन गया है और टेबल पेज के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, अब मैं जो है अब मैं टेबल पूरा डिज़ाइन करता है और साथ साथ उसको समझते भी रहते हैं कि बेसिकली टेबल क्या है और क्या इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब मैंने इसको सेव कर लिया। सबसे पहले मैं H1 ले लूँगा और H1 लेके मैं जो है जैसे जो है दिखा दूँगा कस्टमर इन्फो। ठीक है, कस्टमर इन्फो। अब कोई कंपनी है जो कि जो है ना एक कस्टमर के सेल्स रिकॉर्ड रख रही है। ठीक है, अब मैंने जो है उसका एक टेबल बनाना है, तो मैं टेबल के लिए टेबल का कीवर्ड यूज़ करूँगा। फिर जो है, अच्छा पहले मैं थोड़ी चीज़ें डिफ़ाइन कर देता हूँ कि किस तरह से काम करती हैं। तो टेबल क्या होता है, एक टेबल के अंदर जो है एक रॉ कॉलम वाइज चल रहा होता है टेबल। ठीक है ना, टेबल के अंदर एक होती है रॉ और एक होता है कॉलम, सही है ना, और उसके अंदर फिर डेटा फील्ड चल रही होती हैं। ठीक है, तो टेबल के अंदर जो है सबसे पहली जो लाइन होती है वो होती है हेडिंग। ठीक है, फिर होती है आपके टेबल का डेटा और टेबल है हेडर वगैरह और ये सारी चीज़ें। जिस तरह से टेबल, जैसे टेबल डेटा जो है TD, फिर TD के अंदर जो है TD के वो होते हैं, फिर टेबल रॉ और TH टेबल जो कि हेडर सेल्स हेडर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा टेबल बना के दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, तो अब ये हो जाता है टेबल हेडर। ठीक है, टेबल, सबसे पहले मैं टेबल रॉ बनाऊंगा। अच्छा, टेबल रॉ क्या काम करती है, पहले मैंने उसको बताया कि एक रॉ बनाओ। अब उस रॉ के अंदर आपने क्या करना है, मैंने उससे कहा कि टेबल हेडिंग TH, और मैंने इससे कहा कि ये क्या होनी चाहिए आपका कस्टमर नेम। ठीक है, कस्टमर नेम हो गया। फिर मैंने उससे जाहिर से उसने जो है जो भी ख़रीदा हुआ होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन कि उसने क्या ख़रीदा है और प्राइस, या इसके साथ अगर आप 2-3 फील्ड्स और ऐड करना चाहें, फ़िलहाल यहाँ तक ठीक है। ठीक है, फिर मैंने एक और टेबल रॉ बनाया और मैंने कहा कि अब जो है हम टेबल डेटा को यूज़ करेंगे, टेबल डेटा, और हम इसमें लिखेंगे, पहला मैंने लिख दिया कि जैसे ताहा, उसने क्या ख़रीदा, उसने ख़रीदा है लैपटॉप। ठीक है, और
उसने कितने का ख़रीदा, उसने ख़रीदा लेट्स से $500 का, ठीक है। अब एक हो गया ये, अब दूसरा हम एक और कस्टमर बना लेते हैं। एक और कस्टमर बना लेते हैं, ये हो जाएगा हारिस के नाम से कर लेते हैं, हारिस। और उसने क्या ख़रीदा है, उसने कंप्यूटर ख़रीदा है, ठीक है, पीसी, ठीक है। और वो जो ख़रीदा है, उन्होंने ख़रीदा है $800 का कुछ, ठीक, गेमिंग पीसी ख़रीदा है, कुछ भी ख़रीदा हुआ है ये। और चले फ़िलहाल अभी दो कस्टमर्स देखते हैं कि हमारा टेबल किस तरह से शो हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे एक और लिंक बना ली थी, एक और लिंक जो मैंने बना ली थी, गो बैक। अब मैं जब गो बैक करूँगा तो ये मेरा first.html पे चला जाएगा वापस से। मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और टैग यूज़ कर लेता हूँ BR, जो मैंने पहले भी किया था, ताकि ब्रेक लाइन, ताकि न्यू लाइन में शो हो जाए। और अब अब हम गो टू टेबल्स जाएंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि गो टू टेबल्स के अंदर जो इस तरह से जो है एक हमारी कस्टमर इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, जिसके अंदर ये टेबल बना हुआ है। टेबल के अंदर अब इसके अंदर स्टाइलिंग जैसे अब हमें करनी पड़ेगी कि मैं जो है इसको मैं स्टाइल दे दूँ कि जो उसका बॉर्डर जो है वो क्या है, बॉर्डर लेफ़्ट जो है वो हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा, जब बॉर्डर राइट और इसको मैं कर लेता हूँ जैसे लेट्स से सपोज करो 3 पिक्सल और बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया, ये इस तरह से शो हो गया, सही है। तो अभी आप देख रहे होंगे मतलब ये किस तरह से जो है एक पूरा बॉर्डर बन गया है अराउंड द टेबल हेडिंग। अब मैं दूसरे भी जो होंगे उन सब के अंदर मुझे ये स्टाइल को काफ़ी कॉपी करना पड़ेगा, सही है। तो अभी फॉर नाउ मैंने फॉर द सेक ऑफ रीज़न मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से ये चीज़ें डेटा शो हो रहा है। तो अभी ये इसको हम बाद में स्टाइल करेंगे, CSS जब हम सीखेंगे तो हम इसके ऊपर पूरी बाकायदा CSS अप्लाई करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा, सही है। फॉर नाउ अभी हमने एक कस्टमर का टेबल बनाया जिसके अंदर 2 कस्टमर्स हैं और दोनों ने एक चीज़ ख़रीदी, एक ने एक लैपटॉप ख़रीदा और एक ने एक पीसी ख़रीदा। उनकी प्राइसेस जो थी वो 500 और 800 रिस्पेक्टिवली थी। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने बता दिया कि एक ने लैपटॉप ख़रीदा था, एक ने कंप्यूटर ख़रीदा था, और उसमें क्या क्या प्राइसेस दिया और कस्टमर्स के नेम के कौन कौन कस्टमर्स थे, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा टेबल का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने बेसिकली टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं। और फिर हर रॉ के दैट मीन्स कि सबसे जब टेबल डिफाइंड हुआ तो उसने एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लिया अपने अंदर, फिर उसने जो है मतलब HTML ब्राउज़र ने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है टेबल रॉ हमने डिफ़ाइन करी। सबसे पहली रॉ हमने बोला कि टेबल रॉ के अंदर जो है ना हेडिंग्स आएंगी सबकी। तो हमने हेडिंग्स में क्या क्या डिफ़ाइन कर दिया है, कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइसेस। हमने बोला कि ये 3 हेडिंग्स है। अगर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कस्टमर हेडिंग है वो किस में शो हो रही है, बोल्ड के अंदर शो हो रही है। दैट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है। ये क्या है, टेबल की हेडिंग्स हैं इसलिए, ओके। फिर हमने एक और अब हमने जो है दूसरा एक और रॉ बनाई और उसके अंदर जो है फिर हमने क्या करा, टेबल के डेटा को डिस्प्ले किया कि जैसे पहला अब यहाँ से डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि टेबल डेटा ये है और फिर ये दूसरा डेटा, और इसी तरीके से जो है 2 डिफरेंट सारे डेटास को हमने शो किया। अब हम यहाँ पे जाएंगे तो गो बैक, फिर हम यहाँ से वापस टेबल्स के पेज पे जा सकते हैं। ये भी लिंक्ड हो गए हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। ये जो मैंने पूरा एक टाइटल डिफाइन किया था इसका। और फिर इसके बाद जो है अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट में क्या है, और वो है ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ओके। अगर आपने जो है ना एक चीज़ नोटिस करी हो अभी तक, तो हमने ये देखा कि इमेजेस जो है वो न्यू लाइन पे नहीं गई। क्यों? जैसे हेडिंग जो थी, जब हमने हेडिंग को डिफाइन किया तो एक हेडिंग जो है वो एक ये हेडिंग है। अब इसके बाद जो है दूसरी हेडिंग नई लाइन पर आई ऑटोमेटिकली। मैंने इसके लिए BR को यूज़ नहीं किया ब्रेक लाइन के लिए, कि मैंने उसको बोला कि यार यहाँ पे ब्रेक लाइन होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे आ गई। इसी तरीके से तीसरी हेडिंग जो है वो भी नई लाइन पे आ गई। पैराग्राफ भी नई लाइंस पे आ रहे हैं। इनफैक्ट के जो एंकर टैग है वो भी, एंकर टैग जो है वो भी। इसके बाद जो फिर हमने तो और इमेजेस अगर हम देखें तो वो साइड बाय साइड आएंगे, जबकि उन्हें ये चाहिए था कि उनको भी नीचे आना चाहिए था जिस तरह से ये नीचे आ रही थी, मगर ये नहीं हुआ, ये साइड बाय साइड आई। तो ये क्यों हुआ?
तो इसका जो रीज़न है वो है कि HTML के अंदर जो हैं दो तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, दो तरीके के टैग्स होते हैं, एक होते हैं इनलाइन और एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। दो तरीके के एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली, एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और एक होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में फ़र्क क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पूरी की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं हॉरिजॉन्टली, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक H2 ने जो है पूरी की पूरी क्या करी हुई है, इस जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर मैं जो है इसको थोड़ा सा स्टाइल कर दूँ फर्स्ट डॉट HTML के अंदर, अगर मैं H2 को स्टाइल करके इसका मैं अगर आपको बॉर्डर दिखाऊं, तो आपको अंदाज़ा होगा इसका कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये हेडिंग जो है इसका कंटेंट कहाँ तक है, यहाँ तक है, मगर इसने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये इसने बोला कि भाई ये पूरी लाइन मेरी है। अब इसमें मेरा चाहे जितना भी कंटेंट है, मेरा इतना सारा कंटेंट है, मेरा सिर्फ एक वर्ड है, या 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 1 लेटर है, 2 लेटर हैं या 100 लेटर है, ये मेरी पूरी लाइन है, ये मैं यहाँ पे मैं अपना हक जमाऊँगा। ठीक है, तो इसने जो है ब्लॉक एलिमेंट ने कहा कि ये पूरी मेरी लाइन है, एज़ कम्पेयर टू इनलाइन जहाँ पे जो है उसने कहा कि बस मेरी जितनी जगह है मैं उतनी ही जगह पे फिट होऊंगा, बाकी दूसरे जहाँ आना चाहे आ जाए। ठीक है, तो ये जो होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का फ़र्क होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पूरी स्पेस को लेते हैं। अब हम इसको किस तरह से टैकल करें, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इस तरह से आ जाए। अब उसके लिए दूसरी काफ़ी सारी डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती है, क्योंकि जिसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, CSS को बेसिकली यूज़ करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट को, HTML के जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, कि ये बेसिकली अलाइंड हुआ है ना, ये यहाँ पे अलाइंड हुआ है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी अलाइनमेंट जो है चेंज हो जाए, ये दूसरों को भी जगह दे अपने बराबर में। तो वो जो है हम CSS के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से ब्लॉक एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली अभी जो सिर्फ रीज़न था मेरा इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, वो ये था कि ब्लॉक एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है। मैं इमेज के अंदर भी एक आपको वो लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। जैसे अब इमेज 2 जो है हमारी, हम इसके अंदर यहाँ पे लगाते हैं स्टाइल, और फिर मैं इसका भी एक बॉर्डर लगा दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो अब आपको एक आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि ये देखें, इसने जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह, जितनी इसकी जगह थी उसने उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा भी नहीं लिया हुआ, 1 पिक्सल ज़्यादा भी नहीं लिया हुआ इनफैक्ट। ठीक है, और ये अपनी ही जगह के अंदर फिट हुआ हुआ है। तो ये डिफरेंस है एक ब्लॉक एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, जो कि हमने यहीं पर यही डिफाइन किया हुआ है कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, ब्लॉक कोड, कैनवस, DD, DL, डेटा फील्ड सेट, ये सारी चीज़ें, सेक्शन वगैरह हर चीज़, टेबल, इनफैक्ट टेबल फुटर, UL, UI, LI, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स जो हैं वो एंकर, एब्रीविएशन, एसिंक्रोनियस, बोल्ड, BR, जिस तरह से हम लोगों ने ये जो बोल्ड और EM और स्ट्रॉन्ग ये सारे यूज़ किए हुए हैं। तो अगर इसमें आपने देखा हो कि हमें इसने जो है बीच में वो नहीं तोड़ी हुई, मतलब इसने पूरी लाइन को उसने वो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं, इसीलिए जो है इन्होंने सिर्फ उतनी ही जगह ली है जहाँ पे ये इनको रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब HTML फॉर्म्स पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके बैकएंड पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप सारा फॉर्म से रिलेटेड ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें आपने कस्टमर, जैसे एक सिंपल सी बात है कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, आपने लॉगिन तो करना ही है, लॉगिन या साइनअप, उसके बाद तो आ रहा नहीं है। तो जब आप लॉगिन करेंगे या साइनअप करेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि लॉगिन और साइनअप फॉर्म होता है। अब वो लॉगिन और साइनअप फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो ये काम होगा। तो फॉर्म्स तो जो है वो एक बेसिकली फंडामेंटल है HTML के अंदर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए, ख़ास करके अगर आप जो है डेवलपमेंट पे जाना चाह रहे हैं और बैकएंड डेवलपमेंट में आप जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए क्या है और किस तरह से ये बनते हैं। तो हम जो है अब इसको बनाते हैं। तो हम एक और HTML डॉक्यूमेंट बना लेते हैं forms.html के नाम से, और इसका भी हम जो है यही करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा H1 डिवाइस विड्थ H1, मैं यहाँ पे लिख दूँगा
फॉर्म, यूज़र फॉर्म लिख दूंगा, लेट्स से सपोज नहीं यूज़र फॉर्म, ठीक है। अब यूज़र फॉर्म के अब यूज़र फॉर्म है, मैं इसके अंदर एक बी आर डाल देता हूँ ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए और एक और दफ़ा। फिर अब हम मैं जो है फॉर्म के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि एक्शन बेसिकली कि एक गेट है या पोस्ट है। अब इसके लिए बैकएंड का आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड क्या है, बैकएंड पे किस तरह से काम होता है। वो बेसिकली इसी तरीके से एक्शन को प्रोवोक करते हैं और सारा काम इस पर होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा कोई एक्शन से कोई काम है नहीं, तो हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है, और हम जो है बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स जो है ना, इनपुट यूज़र से जब हमने इनपुट लेना होता है ना, तो उसके लिए हम जो है फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हर इनपुट के लिए जो है ना एक स्पेसिफिक फील्ड होती है जो कि हम डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और वो क्या होता है कि हम जो है यूज़ करते हैं सबसे पहले लेबल, ठीक है, और लेबल फॉर लाइक नेम, ओके, और मैंने इसमें लिख दिया enter your name, या मैं ऐसे लिख दूंगा फर्स्ट नेम, लेट्स से फर्स्ट नेम, सही है। अब मैं अब यहाँ पे इनपुट, ये काफ़ी सारे मतलब वो हैं। अब मैं इसके अंदर जो है मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इनपुट, अभी तो फ़िलहाल इनपुट ले लेता हूँ। उसके अंदर मैं इसको डिफ़ाइन कर दूंगा कि टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और बस यही है। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड बन के आ जाएगी। अब मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बन के आ जाएगी। अच्छा एक सेकेंड रुके, मैंने यहाँ पे शायद आई गेस सेव नहीं किया, मैंने लिंक नहीं किया है, तो मैं इसको लिंक कर लेता हूँ पहले। तो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर जो है हमने टेबल्स डॉट एच टी एम एल गो टू टेबल, और इसी तरीके से गो टू फॉर्म, और मैं इसको लिंक कर दूँगा फॉर्म्स। और अब मैं इसको व्यू करूँगा ब्राउज़र के अंदर, तो एक और चीज़ आ गई मेरे गो टू फॉर्म। जब मैं फॉर्म पे गया तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे इनपुट लेबल ही आ गया, यहाँ पे लेबल आ गया कि लेबल क्या है, और उसका यहाँ मैं जो भी कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे इनपुट फील्ड बन गई है मेरी, ठीक है। तो ये जो है आपका एक इनपुट फील्ड बन गया। डिफरेंट तरीके के ऑब्वियसली होते हैं, तो हम एक छोटा सा एक फॉर्म ही बना लेते हैं कि जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ हम जो है इसके ऊपर कर देते हैं। तो एक छोटा सा एक फॉर्म बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक तो हो गया लेबल ये, और अब दूसरा जो होगा, मैंने सोचा कि अच्छा मैंने यहाँ पे पहले ब्रेक लाइन लगा देता हूँ ताकि ये ब्रेक हो जाए। फिर मैंने दूसरा जो है ये, यहाँ पे मैं एफ़ नेम, यहाँ पे मैं एल नेम। अच्छा ये किस लिए यूज़ होता है? ये खैर ये रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। बैकएंड के लिए, जब बैकएंड में यूज़ होता है ये भी टेक्स्ट है। यहाँ पे भी वी आर यूज़ कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया। मैं इनपुट टाइप की यहाँ पर मैं इसको चेंज करके मैं लिखूँगा ईमेल, ठीक है। तो इससे इसको ये होगा कि ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है चेक कर लेगा कि ये फॉर्मेट जो है ये ईमेल का फॉर्मेट है या नहीं, ठीक है। जैसे ईमेल के अंदर क्या होता है, एक एट होना चाहिए, फिर .com होना चाहिए आखिरी में, या कोई भी जो है एंडिंग वो होना चाहिए जिससे ही पता चले कि ये ईमेल है। तो इसी तरीके से जो है हम मैंने इसलिए इसको ईमेल फॉर्मेट बता दिया कि ये ईमेल है, सही है। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि हमारा जो एक फॉर्म बनना शुरू हो गया जिसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फिर ईमेल के बाद जो है हमें जो है क्या चाहिए होगा, एक पासवर्ड फील्ड चाहिए होगी। तो मैंने जैसे ये एल नेम था, मैंने इसको लिख दिया ईमेल। अभी फ़िलहाल इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है सच, तो मैं अभी इसके ऊपर फोकस नहीं करता। ईमेल के बाद हमें चाहिए थी पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और मैंने जो है इसका टाइप रख दिया
इन दोनों के टाइप जो है मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड। अब इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो है पासवर्ड जो इनविजिबल हो जाता है, जो कि स्टैटिक यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपकी जो है प्राइवेसी वो रहेगी। जैसे मैं अब करके दिखाता हूँ, 1 मिनट रुके देखें, ये पासवर्ड आ गया इस तरह से, ये आ गया। अब अगर मैं जो है जैसे यहाँ पे ईमेल लिखूँगा, email@email.com, तो वो अब इसको कैप्चर करेगा कि ये ईमेल फॉर्मेट है। अदरवाइज़ अगर मैं लिखूँगा तो वो मुझे वो देगा, एरर देगा। अभी हम इसको देखेंगे किस तरह से होती है ये सारी चीज़ें। तो अब हमारे पास आ गया पासवर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और चीज़ आए मेरे पास, जो कि आए मेल फीमेल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बनाना है रेडियो बटन। ठीक है, तो मैं रेडियो बटन के लिए क्या करूँगा, वही लेबल, और लेबल पे मैंने लिख देना है लाइक मेल, और जेंडर लिख देते हैं, लेट्स से जेंडर। ठीक है, और फिर मैंने लिख देना है जैसे अभी यहाँ पे लिख देते हैं मेल, और फिर मैंने इसको जो है इनपुट, और यहाँ पे आता है रेडियो। तो ये रेडियो आ जाएगा इस तरह से। और मैं चाह रहा हूँ कि 2 हों, एक मेल हो जाए, एक फीमेल हो जाए। तो अब हम देख सकते हैं हमारे 2 रेडियो बटन बन गए, एक मेल बन गया, एक फीमेल बन गया। ठीक है, अब हम जो है दूसरी तरफ निकलते हैं, जो कि हमारा होता है मेल फीमेल, चेक बॉक्स कि डू यू अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। तो एक और लेबल बना लेते हैं, अग्री के ऊपर एक उसका नाम लिख देते हैं अग्री, और फिर एक और इनपुट बना लेते हैं जिसको हम रख देंगे चेक बॉक्स। सही है, तो हम ये देख सकते हैं अग्री, और ये चेक बॉक्स आ गया। और फिर एक और इनपुट फील्ड बना लेते हैं लेबल के नाम से, जो कि हो गया हमारा सबमिट बटन। इसके लिए ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, यहाँ पे हम BR यूज़ कर लेते हैं। और अब हम इनपुट, और उसके साथ हम रखेंगे सबमिट। टाइप्स की बेसिकली जो भी होगी सबमिट। सही है, तो ये चीज़ हमने पूरी बना ली। तो हम यहाँ पे ब्राउज़र में इसको देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। गेट बेसिकली सबमिट। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा हमारा एक फॉर्म बन गया, एक यूज़र साइन अप फॉर्म, जिसको आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। अच्छा, अब जैसे मैंने लेट्स से सपोज कर लिया, मैं अगर ताहा डालूंगा, यहाँ पे मैंने डाल लेता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे था, और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे अगर ईमेल नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं ईमेल का फॉर्मेट नहीं डालूंगा, मैंने सिर्फ ताहा लिख दिया, मैंने पासवर्ड कुछ भी डाल दिया, क्योंकि अभी तो हम बैकएंड लगी भी नहीं कोई भी, तो कोई भी चेक लगा हुआ नहीं, तो इट डजेंट मैटर। तो अब ये क्या देख रहा है, अब आप ये देख सकते हैं प्लीज़ इंक्लूड एन ऐड ईमेल एड्रेस, ताहा इज़ मिसिंग एन ऐड। सही है, तो ये जो है इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि क्या हो, आपने जो है ईमेल अपनी डाली भी हो साइन अप के लिए। जब तक कि आप ईमेल नहीं डालेंगे तो तब तक वो नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं इसने फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया मेरे। ठीक है, अभी ये फॉर्म में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ एक तरीके से बस सिर्फ एक डमी फॉर्म है, इसमें हमने कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाई है, सिवाय इसके कि ये ईमेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसको ईमेल डाल देते हैं तो एटलीस्ट वो ये चेक करता है कि फॉर्मेट जो है ईमेल का वो यूज़ हो रहा है कि नहीं यूज़ हो रहा। अब इसके आगे जो है फिर यही है कि बस अब इंशाल्लाह हम जो आगे CSS देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म को जो है ना डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से उसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई की जाती है डिफरेंट HTML टैग्स के अंदर, और किस तरह से जो है उसको आप जो है एक पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट को एक स्टाइल और एक ब्यूटीफुल एलिगेंट डिज़ाइन जो है आप उसका बनाते हो। सो थैंक यू ऑल। अगर आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट
कि अगर आपको कोई, अगर इसके अलावा आपने किसी दूसरे ट्यूटोरियल पे अगर आप चाह रहे हैं कि हम कोई सीरीज़ बनाएं तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए वो ट्यूटोरियल ज़रूर लेकर आएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।